हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारत से लिया गया है, जो है वैदिक काल। और वैदिक काल में हम इसकी सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैदिक काल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक और शानदार सभ्यता पनपी थी, और इस सभ्यता के विकास के लिए जिम्मेदार लोग खुद को आर्य या आर्यन कहते थे। और आर्य का क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था कि जो अच्छे आचरण वाला हो, उत्तम हो और श्रेष्ठ हो, और जो महान चरित्र वाला हो, उसको आर्य कहा गया था। और ये जो आर्य हैं, ये इंडो यूरोपियन कहे जाने वाले लोगों के समूह से संबंधित थे। जो खुद को जो आर्य कहते थे, वह इंडो यूरोपियन समूह के लोगों से संबंधित थे, और इन्होंने उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया था। इन्होंने इंडो यूरोपियन भाषाएं बोली, जिनमें आधुनिक संस्कृत, फारसी, ग्रीक, गोथिक जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। भाई, जो आर्य थे, इन्होंने इंडो यूरोपियन भाषाएं बोली थी, जिससे आधुनिक संस्कृत, फारसी, ग्रीक और गोथिक जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ था। और ये एक चीज़ और देखिए, जो ये वैदिक सभ्यता है, ये है मूलतः ग्रामीण थी, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए भी पड़ा कि उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत वेद थे। जो वेद थे, उनके द्वारा हमें उस काल के बारे में जो जानकारी मिलती थी, उसी के आधार पर उसको वैदिक सभ्यता कहा गया। और वेद कितने प्रकार के थे? वेद 4 प्रकार के थे: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अब जो ऋग्वेद है, वह सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 सूक्त है। और जो यजुर्वेद है, इसके अंदर यज्ञ के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों का विवरण है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद को हम कह सकते हैं कि ये गीतों का संग्रह है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता इसी से लगाया जाता है। और लास्ट वन कौन सा है? अथर्ववेद, जो मंत्र और आकर्षण का संग्रह है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो वैदिक काल है, इसका विभाजन 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से में? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। किस किस में किया गया है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए, जो वैदिक काल है, इसको लेकर इतिहासकार हैं, उनमें भी बहुत से मतभेद थे। जैसे कुछ इतिहासकार शुरुआती आर्य कुछ जानवरों जैसे बकरियों, कुत्तों, सूरों, गाय, घोड़ों आदि से परिचित थे, और साथ ही वे चीड़, मेपल, ओक आदि पेड़ों से भी परिचित थे, जो यूरोप में पाए जाते थे। इस आधार पर जो प्रोफेसर गाइल्स ने आर्यों को यूरोपीय मूल का बताया। भाई, जो इतिहासकार थे, उनमें ये मतभेद था कि ये जो आर्य हैं, ये मूलतः कहाँ के निवासी हैं। तो जैसे कि उनको इन जानवरों के बारे में जानकारी थी, और इन पेड़ों के बारे में जानकारी थी। इन सब के आधार पर जो प्रोफेसर गाइल्स ने इनको यूरोपीय मूल का बताया, क्योंकि जिन पेड़ों की जानकारी इन आर्यों को थी, वह मूलतः यूरोपीय क्षेत्र में पाए जाते थे। और जो प्रोफेसर हिस्ट का मानना है कि आर्य लोग लिथुनिया, यूरोप से कारकेस में चले गए, और वहाँ से इन्होंने ईरान में प्रवेश किया, फिर ईरान से पंजाब में प्रवेश किया। प्रोफेसर जो हिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो ये आर्य है, पहले लुथानिया से यूरोप में गए, और यूरोप से काकेसस में चले गए, और वहाँ से इन्होंने ईरान में प्रवेश किया, और ईरान से फिर ये पंजाब में आए। नेक्स्ट देखते हैं। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि जो ये आर्य हैं, ये दक्षिण रूस के क्षेत्र से भारत में आए थे। और मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। उस इन्हीं इतिहासकारों में जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने आर्यों को उपमहाद्वीप के मूल निवासी माना है। तो इस आधार पर विभिन्न इतिहासकारों के बीच में भी ये मतभेद रहा है कि आर्य मूलतः कहाँ के निवासी हैं। अब हम
वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया है ऋग्वैदिक काल और एक को उत्तर वैदिक काल। अब हम इनके बारे में ये देखेंगे कि इनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके क्षेत्र के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो सामाजिक जीवन था वह पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक मतलब इसमें पुरुष को प्रधान माना गया था और नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। भाई, जो धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन होता था उसमें पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि उस टाइम पे नारी को महत्व दिया जाता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे और ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। और ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। भाई, दास प्रथा का प्रचलन हमें ऋग्वैदिक काल से ही देखने को मिलता है, जो बाद में मध्यकाल में भी देखने को मिला। तो इस तरीके से ऋग्वैदिक काल से ही दास प्रथा प्रचलित थी। आगे देखते हैं। पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था। ये देखिए, पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था। इसका मतलब उस टाइम पे नारी का शिक्षित किया जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। भाई, जो वैदिक साहित्य में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। तो इन चीज़ों से ये पता चलता है कि उस टाइम पे नारी को शिक्षित करने का प्रावधान था। वैदिक काल में सामाजिक संचालन के लिए आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। आगे देखते हैं। राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे। जैसे आज हम जिसको गांव कहते हैं तो उसमें कई परिवार रहते। उस टाइम पर भी ऐसा होता था कि कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था और कई ग्रामों का समूह जन होता था। जैसे आज हम जैसे ब्लॉक बोलते हैं, तो उसी आधार पर पहले कई गांवों का जो समूह होता था उसको समूह जन बोला जाता था और जन के नेता को गोपरक्षक या राजन कहते थे। जो जन का जो नेता था उसको गोपरक्षक या राजन कहते थे और राजन का निर्वाचन प्रजा करती थी। भाई, जैसे आज हम राष्ट्रपति वगैरह का या फिर लोकसभा में जिन हमारे जो या फिर राज्यसभा में हमारे द्वारा जो नेता चुने जाते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी आधार पर उस टाइम पर भी राजन का निर्वाचन प्रजा करती थी और शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजन होता था। समिति, सभा व मंत्रणा नामक जनतांत्रिक संस्थाएं राज्य कार्य में राजन का सहयोग करती थी। कौन कौन सी संस्थाएं थी? समिति, सभा या मंत्रणा, जिसको हम मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। जैसे आज के टाइम में हमारी मंत्री परिषद होती है जो मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को कार्य करने की सलाह देती है और उन्हीं की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो उस टाइम पर भी राजन के टाइम पर भी ऋग्वैदिक काल में भी उनके लिए भी ये समिति, सभा या मंत्री परिषद होती थी, जिनके जो राजा को उनके कार्य में सहयोग करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोजन, वेशभूषा एवं मनोरंजन। वैदिक काल के लोग भोजन में गेहूं, जौ, चावल, उड़द, दही, दूध का विशेष प्रयोग करते थे। सूती, ऊनी और रेशमी तीनों तरह के वस्त्र का उपयोग किया जाता था। स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, मतलब दोनों मॉडर्न प्रवृत्ति की ओर गतिशील थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार व मल्लयुद्ध मनोरंजन के मुख्य साधन थे। संगीत, नृत्य लोकप्रिय थे। भाई, उस टाइम पे भी लोग मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, जिसमें रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार या मल्लयुद्ध आदि होते थे और कुछ जैसे संगीत और नृत्य इनके भी शौकीन होते थे। आगे देखते हैं।
आर्थिक जीवन। वैदिक काल में आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग, धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य। मतलब इन एक देश से दूसरे देश में भी पलायन होता था व्यापार आदि के लिए। और गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी व गधा घरेलू पशु थे। तो उस टाइम के लोग इन सभी जानवरों से परिचित थे। गाय को पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। गायों की संख्या उन्नति का पैमाना था। भाई जो गाय है उसको पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। और वैदिक काल में जैसे गाय वगैरह के जो दूध पर है ना, उस पे बछड़े का ही हक माना जाता था। और गाय की संख्या उन्नति का पैमाना माना जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा संख्या में गाय होंगी वह उतना ही उन्नत, उतना ही समृद्ध माना जाएगा। उद्योग धंधों में लकड़ी, धातु, वस्त्र व चमड़े के काम प्रमुख थे। ऋग्वेद में भिषक नाम से चिकित्सक का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जिस चिकित्सक का उल्लेख मिलता है उसका नाम भिषक था। आगे देखते हैं धार्मिक जीवन। वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति के उपासक थे। उनका धार्मिक जीवन सरल व आडंबर से रहित था। प्रार्थना, स्तुति व यज्ञ द्वारा वे देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका मतलब वे प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने देवता के रूप में इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा व वरुण आदि को स्वीकार कर लिया था। आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस संस्कृति से जिसका दर्शन परवर्ती वैदिक संहिताओं, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद के साथ ब्राह्मणों, आरण्यकों व और उपनिषदों में होता है। भाई प्रोफेसर जो गोविंद चंद पांडे का मत था कि प्राचीन युग यदि मंत्र युग था तो ये संहिताकरण, शाखा भेद और ब्राह्मणों का युग है। भाई जो प्राचीन युग है अगर हम उसको मंत्र युग मानते हैं तो जो उत्तर वैदिक युग है उसको संहिताकरण, शाखा भेद और ब्राह्मणों का युग कह सकते हैं। और मंत्र अब व्याख्या का विषय बन गए थे। उस टाइम पे मंत्र का युग था जो प्राचीन टाइम पे था, लेकिन अब वही मंत्र अब व्याख्या के विषय बन गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया ऋग्वेद की सभ्यता बदलने लगी। आर्य हैं जो आर्य थे, क्योंकि जो ऋग्वेद था उसमें आर्य, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो आर्य सभ्यता भी कह सकते थे। लेकिन अब जो आर्य हैं वह विभिन्न दिशाओं में विस्तार कर रहे थे और वे गैर आर्यों लोगों के संपर्क में आए और उनकी संख्या बढ़ने लगी। और इस तरह गैर आर्य भी आर्य लोगों के साथ रहने लगे। इससे क्षेत्र की वृद्धि के साथ साथ राजाओं की शक्तियाँ भी बढ़ती गई। उत्तर वैदिक जो युग है उसमें आर्य शक्ति उत्तर से संपूर्ण गंगा घाटी में फैल गई थी और दक्षिण में पहुंचने के लिए विंध्य पर्वत था, पर्वतमाला, उसको भी पार कर चुकी थी। और इसके साथ ही आर्य समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, कठोर जाति व्यवस्था का उदय। भाई उत्तर वैदिक काल में था, उसमें जो आर्य समाज है उसमें कठोर जाति व्यवस्था का उदय हुआ। इसने जब कठोर जाति व्यवस्था का उदय हुआ तो इससे आपसी भाईचारे है, आपसे जो भाईचारा था वह कम हो गया और मनुष्य है उनके बीच एक भेद, आपसी मतभेद या बोल सकते ना कि भेदभाव की खाई पनप गई। और इसी दौरान राज्यों का गठन हुआ और राजा को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे प्रजा राजन का चुनाव करती थी, लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें होगी तो इससे अलग अलग राज्यों का गठन हुआ और इन राज्यों ने राजाओं को और शक्तिशाली बना दिया। और उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्यों ने यमुना, गंगा और सदानेरी जैसी नदियों द्वारा संचित उपजाऊ मैदानों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। तो ये थी उत्तर वैदिक काल। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। युद्ध अब गायों के लिए नहीं बल्कि प्रदेशों के लिए लड़े जाते।
ऋग्वेद काल में युद्ध किसके लिए लड़े जाते थे? गायों के लिए। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह उतना ही ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। लेकिन अब युद्ध गायों के लिए नहीं बल्कि प्रदेशों के लिए लड़ा जाता है, क्योंकि अब सभी हैं वो अलग अलग राज्यों में डिवाइड हो गया था सब कुछ। उनके बीच जाति भेदभाव पनप गया था, आपसी मत भेदभाव बढ़ गए थे। राजा आमतौर पर क्षत्रिय होता था और राजा का पद लगभग वंशानुगत बना दिया गया था। अब जो राजा का पद था वह वंशानुगत बना गया था। और ऋग्वेदिक काल में क्या था? राजा प्रजा द्वारा चुना जाता था। राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा बढ़ा दिया गया था। उन्होंने राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे विभिन्न अनुष्ठान किए। भाई इन्होंने विभिन्न यज्ञ किए और इन्हीं यज्ञ के आधार पर इसके प्रभाव को बढ़ा दिया गया। महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। देखिए वैसे तो क्या होता है कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ उल्टा हो रहा है। ऋग्वैदिक कालीन में तो महिलाओं को शिक्षित भी किया गया था, उनको यज्ञ और हवन के अंदर भी प्रवेश अनुमति दी जाती थी बैठने की, भाग लेने की। लेकिन अब यहाँ क्या किया गया? यहाँ पे उनको सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भी राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं थी। सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता था। पितृसत्तात्मक पिता का अधिकार प्रणाली विकसित हुई और महिलाओं को आमतौर पर निम्न रैंक दिया गया। भाई उस टाइम पे भी पितृसत्तात्मक सोच थी, यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक सोच है और महिलाओं को अभी भी नीचे समझा गया, उनको नीचा दर्जा दिया गया। सती और बाल विवाह का भी उल्लेख मिलता है। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सती और बाल विवाह के उल्लेख मिलता है। एक ही गोत्र की महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों के लिए चंद्रयान तपस्या का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में अगर कोई पुरुष अपने ही गोत्र में विवाह करता है तो उसके लिए एक चंद्रयान तपस्या का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 4 आश्रमों के बारे में सुनता है। ब्रह्मचारी मतलब छात्र जीवन, गृहस्थी जीवन, वानप्रस्थ आंशिक सेवानिवृत्त और संन्यास संपूर्ण संसार से पूर्ण सेवानिवृत्त। आगे देखते हैं। आर्थिक जीवन। कृषि आजीविका का प्रमुख साधन था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का प्रमुख क्षेत्र या साधन कौन सा था? कृषि। वैदिक लोगों ने जौ का उत्पादन जारी रखा, लेकिन इस अवधि के दौरान चावल और गेहूं उनकी प्रमुख फसलें बन गई। भाई जौ का तो उत्पादन इन्होंने रखा, लेकिन जो चावल और वो गेहूं है वो अब इनकी प्रमुख फसलें बन गई। लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। लोगों को टिन, सीसा, चांदी, कांस्य, सोना, लोहा और तांबा के बारे में पता था। मतलब उनको विभिन्न धातुओं के बारे में पता था। उस टाइम पे भी ये धातुएं होती थी, लेकिन उस टाइम पे लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। जैसे जैसे लोग अवेयर हुए उन्होंने इनके बारे में जाना। बुनाई केवल महिलाओं तक ही सीमित थी और जो समाज है वह मुख्यतः ग्रामीण था, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल में भी विभिन्न प्रकार की दालों का उत्पादन होता था। राजा और राजकुमार भी शारीरिक श्रम करने से नहीं हिचकिचाते थे। आगे देखते हैं। धार्मिक जीवन। इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया। उस टाइम पे इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे। ऋग्वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र बन गए। प्रजापति निर्माता बन गया, विष्णु रक्षक बन गया और रुद्र विनाशक बन गए। प्रार्थना का महत्व कम हो गया। तो ये हमने पढ़ा ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, जो कि वैदिक सभ्यता के 2 प्रमुख भाग थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।